वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स नीड अ शेकअप। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमारे बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स या फिर हमारे इंश्योरेंस, इन सिस्टम्स के बारे में बात करेगी ये कि कैसे इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं, उनमें चेंजेस की ज़रूरत है। नॉर्मल आदमी तो कई बार समझ ही नहीं पाता है चीज़ें, तो उस बारे में बात करेंगे कि कैसे जैसे बैंकिंग में या इंश्योरेंस में इन सब में ना नॉमिनीज़ की पहले बात आती है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करे जाते हैं, तो उससे नॉर्मल लोगों को समझ ही नहीं आता। फिर शैडो बैंकिंग के कंसेप्ट आ जाते हैं कि रिटेलर जो हैं वो प्राइवेट लोगों से या जनरली जो बैंकिंग की तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स पे उनसे लोन्स ले लेते हैं। फिर हमारे खुद के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हमारा अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है, उधर हमें मतलब इतना सेकेंडरी मार्केट एक अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ऑल्दो आरबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहा भी था कि सेकेंडरी एक स्टॉक मार्केट बनाया, सेकेंडरी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बनाया जाए, नॉट स्टॉक मार्केट, वो ऑलरेडी है। सेकेंडरी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बनाया जाए, बट उन्होंने सिंपली उसे डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम होगा उन्हें। तो इस तरह इन सब बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो बिगर पिक्चर क्या है कि जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट्स, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनमें स्मॉल रिफॉर्म्स आते रहे हैं ईयर्स में, पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये छोटी नहीं है। ये क्या करती हैं, ये जिन लोगों को सेव करनी होती है अपनी मनी, उनको कंफ्यूज कर देती हैं अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर्स के कारण। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो वैसे डर के भाग जाते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ स्लो हो जाती है हमारी। हमें बोर्ड और स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, ना कि सरफेस लेवल एडजस्टमेंट्स की। नॉमिनेशन कंफ्यूजिंग नेस, तो प्रॉब्लम क्या है कि जो डिफरेंट रूल्स हैं हमारे अक्रॉस बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स की, कई जगह पे एक नॉमिनी, कहीं पे मल्टीपल, फिर उनके राइट्स डिफरेंट हैं। नॉमिनी और लीगल हायर के राइट्स में फ़र्क आ जाता है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद एक तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है और फिर लीगल फाइट्स में ही लोग लगे रह जाते हैं। अब देखा जाए तो इतनी लीगल फाइट्स के चक्कर में जुडिशरी पे भी आ रहा है, वहाँ पर इतने केसेस पेंडिंग है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे। अब ये वाले केसेस तो नॉर्मली एक प्रॉपर रूल्स बना के अगर हम डिफाइन कर दें तो ये तो सेटल हो जाएंगे ना, फिर लीगल केसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लीगल केसेस की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस डील हो पाएंगे, नहीं तो वहाँ केसेस में 10-12 साल लोग लगे रह रहे हैं। 10-12 से कम बोल दिया, और भी ज़्यादा देर। नेक्स्ट इज वाई इट मैटर्स। ऑर्डिनरी जो लोग हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि हु विल लीगली गेट देयर मनी। लूप होल्स, कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं कि वो लूप होल्स का बेनिफिट उठाते हैं और सिस्टम को मिसयूज कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि हम एक क्लियर यूनिफॉर्म रूल बना दें फाइनेंशियल नॉमिनेशंस के लिए। नॉमिनी वर्सेस लीगल हायर के क्या राइट्स रहेंगे वो सिंपली क्लैरिफाई कर दें, तो ये चीज़ सिंपली वहाँ सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम कहते तो हैं कि इंडिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट वीक है, ट्रांसपेरेंसी कम है उसमें, बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा बैंक्स पे डिपेंड कर रहे हैं देन बॉन्ड्स फॉर लोन्स। तो ये क्यों मैटर कर रहा है, जो डीप बॉन्ड मार्केट है ना उससे क्या होगा, लोअर कॉस्ट होगी बोरिंग की बाय 2 to 3%। उससे इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगा। पर रॉन्ग कहाँ पे आ रहा है कि आरबीआई ने एनएसई को कहा कि एक सेकेंडरी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बना दे, सिंपली इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस को तो इक्विटी ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर पड़ती है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसमें ओपेक ट्रेडिंग हो जाती है, एल्गोरिदम्स लोगों को पता नहीं है, जो कि मिसयूज हो जाते हैं आराम से। एक जर्नलिस्ट ने इन्हें एक्सपोज किया तो उस पर इन्होंने डिफेमेशन का केस लगा दिया 100 करोड़ का, जो तो हाई कोर्ट ने उसे कंडेम किया, बट इन्होंने तो लगा दिया ना। यूबीओ, अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर डिस्क्लोजर स्टिल वीक। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड होता है कि अगर आपके पास इतना परसेंट ऑफ द कंपनी से ज़्यादा है तभी आप अपना ऑनर, मतलब मेन ऑनर जो भी है कंपनी का, वो बताते हो। तो एज एन FATF मेंबर इंडिया मस्ट आइडेंटिफाई द रियल ऑनर्स बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट्स। हमें पता होना चाहिए रियल ऑनर्स, क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी अपने आप को कुछ भी डिक्लेयर कर देगी बैंक या पैसे लेके भाग जाती, पता तो वो रियल ऑनर कौन है, ताकि मनी का मिसयूज ना हो, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग या शेल कंपनीज। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ऑफन रूट मनी वाया मॉरिशस एंड सिमिलर प्लेसेस टू हाइड ऑनरशिप। अब इंडिया का यूबीओ रूल्स क्या कहता है कि हमें डिस्क्लोज तभी करना है अगर 10% से ज़्यादा है कंपनीज, अगर पार्टनरशिप्स में 15% से ज़्यादा है तो।
और जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनरशिप को इस तरह स्प्लिट कर लेते हैं कि जो लिमिट है वो 10% या 15% से कम आ जाए ताकि डिटेक्शन ही ना हो पाए। सॉल्यूशन क्या है कि हम लोअर थ्रेशोल्ड्स करें और यूज़ करें टेक टू डिटेक्ट द पैटर्न्स। Stricter disclosure, build trust and transparency in Indian markets. Next is retirement planning, too costly and too complicated. लोग ज़्यादातर प्लान जैसे कि एन्युटीज़ यूज़ कर लेते हैं बाय इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हर साल इतनी ज़्यादा हाई फीस ऑलमोस्ट 2% अपने पास रखेंगे और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं है वैरायटी। बेटर अल्टरनेटिव क्या है कि ज़ीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो लॉन्ग टर्म के लिए, एक तो कोई नो रेगुलर इंटरेस्ट, उसमें फिक्स्ड अमाउंट होगा मैच्योरिटी पे, जो लोअर फीस होगी उससे मोर मनी फॉर रिटायरीज। तो इंडिया के पास ऑलरेडी टेक है इसके लिए, जो कि स्ट्रिप्स सेपरेटली ट्रेडेड रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज पर, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं इतना। सॉल्यूशन, आरबीआई एंड गवर्नमेंट शुड प्रमोट जीरो कूपन फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। उससे यंग प्रोफेशनल्स, बीएफएसआई वर्कर्स को से बेटर सेव करने के लिए फ्यूचर में हेल्प करेगा। शैडो बैंकिंग का साइलेंट थ्रेट, तो इसमें क्या, जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज डन बाय एनबीएफसी, ब्रोकर्स, रेपो ट्रेडर्स, जो कि बैंक्स नहीं रेगुलेट कर रहे हैं ना, वो बैंक्स की तरह तो हैं पर लेकिन वो बहुत कम रूल्स फॉलो करते हैं। ये रिस्की क्यों है, जो ब्रोकर्स हैं वो लोन्स देते हैं डिस्गाइज एज मार्जिन ट्रेडिंग, और borrowers don't know they are paying 20% plus interest rates। इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे वो पैसा दे रहे हैं, फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एज कोलेटरल रखते हैं, उसको फिर से लेंड कर देते हैं, चार्ज करते हैं, डेंजरस साइकिल चलता रहता है। तो ये रिस्की प्रैक्टिसेस एक फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकते हैं, जैसे कि 2008 में यूएस से हाउसिंग क्रैश में हुआ। सॉल्यूशन क्या है कि हम एक तो फुल डाटा कलेक्ट करें इन एक्टिविटीज़ का, जैसे यूरोपियन यूनियन कर रही है, उस डाटा से हम प्रॉपर रेगुलेशंस लाएं। फाइनल मैसेज यही है कि जो इंडिया का फाइनेंशियल रिफॉर्म है मस्ट बी बोल्ड, डीप एंड यूनिफाइड। हमारे पास प्रॉपर रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो, ट्रांसपेरेंट ओनरशिप नॉर्म्स हो, अफोर्डेबल रिटायरमेंट ऑप्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ हिडन बैंकिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास एग्जामिनिंग द आरबीआईज रेमिटेंस सर्विस। तो रेमिटेंस बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स बाहर रह रहे हैं वो इंडियंस को पैसा भेज रहे हैं, नॉट एज लोन्स और एड पर, लेकिन अपने अर्निंग्स ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स वर्किंग ओवरसीज। वाई आर रेमिटेंसेज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, 2023-24 में हमने ऑलमोस्ट $118.7 बिलियन रेमिटेंसेज में रिसीव किया, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था। कई बार तो इंडिया की टोटल एफडीआई से भी ज़्यादा हो जाता है ये, और इस बार था भी 23-24 में था भी। तो ये जो रेमिटेंसेज हैं ये फाइनेंस करते हैं मोर देन 50% ऑफ इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में भी ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये मनी कौन सेंड कर रहा था, यूजली स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया रिसोर्सेज में। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ के लोग गल्फ कंट्रीज में, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में लो स्किल्ड जॉब्स करने के लिए जाया करते थे, जैसे कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक हेल्थ। तो अर्लियर ट्रेंड था कि वहाँ से पैसा आता था, तो लेकिन अब जो करंट ट्रेंड है हमारे पास यूएसए से 27.7% आ रहा है, जो कि टॉप सोर्स है। फिर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर टुगेदर साथ मिल के 51.2% दे रहे हैं, जो कि हमारे जीसीसीज मतलब गल्फ कंट्रीज़ वगैरह से 37.9% है उनका, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है ये। अब हम देख रहे हैं कि शिफ्ट कहाँ पे आ रहा है, कि जो हमारे लोग हैं वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स, वो आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन के बाहर जा रहे हैं, वहाँ से वो स्टेबल इनकम वहाँ से और हाई अमाउंट में भेज रहे हैं। जब वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो ज़्यादा भेज रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या है कि ये शिफ्ट रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पास अब हायर एजुकेशन है, बेटर जॉब्स है, डीपर माइग्रेशन टू एडवांस्ड इकोनॉमीज। व्हाट दिस शिफ्ट मीन्स फॉर इंडिया, तो गुड साइड तो ये है कि हमारे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट जो है वो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा अमाउंट्स भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस पैटर्न्स जो हैं आर लेस अफेक्टेड बाय ऑयल प्राइसेस और इकोनॉमिक साइकिल्स। रिस्क क्या है कि अगर वो परमानेंटली बाहर रहने लग जाते हैं और इंडिया से उनके कनेक्शंस वीक हो जाते हैं, तो वो हो सकता है कि कम मनी सेंड करें या धीरे धीरे बंद ही कर दें। फिर जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चेंज होती हैं तो इस फ्लो में भी फ़र्क आएगा। बिग ट्रांजैक्शंस बाय अ फ्यू पीपल, तो 23-24 में हमने देखा कि ओनली 1.4% ऑफ ऑल रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस वर अबव ₹5 लाख, पर ये सिर्फ 29% ही टोटल रेमिटेंस वैल्यू की। इसका मतलब जो स्मॉल नंबर ऑफ हाई अर्निंग इंडियंस हैं वो
लार्ज सम्स भेज रहे हैं। अगर कोई इन ग्रुप्स को इफेक्ट करता है लाइक वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, तो एक बिग ड्रॉप आ सकता है टोटल रेमिटेंसेज में। नेक्स्ट इज डिजिटल रेमिटेंसेज ऑन द राइज। 73.5% जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू रही हैं, जैसे कि ऐप्स, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन बैंकिंग। तो एवरेज कॉस्ट जो आ रहा है सेंडिंग $200 इज 4.9%, विच इज़ लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.65%। अभी भी यूएन का टारगेट था कि वो 3% होना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं जो डिजिटल ग्रोथ है वो इक्वल नहीं है हर जगह, जैसे कि सऊदी अरेबिया से हमें 92.7% रेमिटेंसेज वाया डिजिटल मीन्स आ रहे हैं, फिर इटली से 35%, कनाडा से 40, यूएसए 76.1, जर्मनी से 55.1। तो रीज़न क्या है कि जो पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या रेगुलेटरी इश्यूज हैं कुछ कंट्रीज़ में, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि अपना हम इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्ट्रेंथन करें, ताकि लोअर कॉस्ट हो और ज़्यादा मनी जो है वो फॉर्मल और ट्रैकेबल सिस्टम में रहे। अनइक्वल रेमिटेंस अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, अब कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और कुछ में कम, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान में लेस देन 6% है, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 51% आ रहा है। अब ये गैप क्यों है? क्योंकि स्टेट्स जैसे कि बिहार या यूपी फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग लैक करते हैं, स्किल सर्टिफिकेशन में कम है, कनेक्टिंग ओवरसीज एम्प्लॉयज़ के साथ उसमें सपोर्ट चाहिए इन्हें भी। सॉल्यूशन क्या है कि इंडिया के पास स्टेट स्पेसिफिक स्किलिंग और माइग्रेशन सपोर्ट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ताकि उनके बेनिफिट मिल सके लोगों को। सिर्फ एलीट रीजन्स या वेल्थियर फैमिलीज़ ही नहीं माइग्रेट कर सकें, बल्कि जो वीक बैकग्राउंड से आते हैं वो भी माइग्रेट कर पाएँ, उनको भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। मिसिंग क्या है कि हमारे पास डाटा नहीं है कि ये रेमिटेंस यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं। अगर तो ये सिर्फ फैमिलीज़ घर के कामों में यूज़ करके और डेली एक्सपेंसेस में यूज़ कर रही हैं, तो फिर इनका इतना फ़ायदा नहीं है। पर अगर ये सेविंग्स के बेसिस में, हम रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के बेस में इन्हें डिज़ाइन कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स के लिए ऑफर हो रहा है, हम टैक्स इंसेंटिव्स दें, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दें रेमिटेंस यूजर्स को, तो फ़ायदा रहेगा। Indian remittances are growing stronger, more professional and digitally driven, also becoming concentrated few people, few states। तो इंडिया की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम डिजिटल पेमेंट्स को ईजियर और चीपर करें, ताकि ज़्यादा पैसा इंडिया में रह सके ट्रैकेबल सिस्टम के फॉर्म में। तो ये हमारे आज के दोनों आर्टिकल्स थे। थैंक यू।